बिहार में शिक्षा को कभी भी उचित नहीं समझा गया। और ये स्नातकों का इलेक्शन है, तो स्नातकों के इलेक्शन में स्नातकों को वोटर नहीं बनने देने की जो साजिश चल रही है वो इसलिए चल रही है जात ताकि देख करके वोटर को जुड़वाया जाता है। जी जी क्या जी, लग रहा है? एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है कि जात, कुछ खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। अपने वक्तव्य में भी उन्होंने कहा कि कुछ जातियों को वो प्रश्रय नहीं देंगे, अपने घर पर सम्मान नहीं देंगे। चाय नहीं पिलाना ये एक तरह से सम्मान नहीं देना, यानी अपमानित करने के बराबर हुआ। हमारे घर पर कोई भी आएंगे, हमारे सेंटर में किसी भी जाति के या धर्म के आते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। पिछले 20 साल से मैं मेडिकल कॉलेज के बगल के मदरसा से भी जो बुझाई जी भेजते हैं पेशेंट्स, उनका भी मैं आज के डेट में जो भी आते हैं तो उनका वो लिख करके देते हैं फ्री करने के लिए। जो भी गरीब रहते हैं वो जात धर्म वो भी नहीं देखते हैं, वो अपने मदरसा में सारे हिंदू हो या मुस्लिम सब जो भी कैंसर पेशेंट्स, जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है तो उसके जो भी गरीब मरीज हैं, उनके जो रिलेटिव हैं जो असमर्थ हैं किसी रूम को लेने में, तो उनको डॉक्टर फ्री। विनायक गौतम अपने सेवा में या अपने कार्य में जात धर्म नहीं देखते हैं, यही बात है। 20 साल से तो नहीं देख रहा था, इलेक्शन आया है, मुझे भी एक जाति में बांध दिया जाएगा कि मैं इस फलना समुदाय से आता हूँ, मैं फॉरवर्ड हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। ये सारे चीज़ें इस इलेक्शन के समय में भी आती है, इलेक्शन के बाद में नहीं आती है ये सब। आपने जो मतदाता को जुड़वाया उसमें कोई कष्ट आया कि जितने मतदाता दिए थे सब जा रहे, सब देखिए हमारे माध्यम से जो भी एक तरह से सरकार भी जो है वो कमिश्नरी ऑफिस में स्क्रूटनी करती है, लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कुछ फॉर्म्स पूरे नहीं भरे होते हैं तो हम सबसे जो भी जहाँ पर हम लोग फॉर्म तो हम लोग के द्वारा वितरित होते हैं तो वापस हमारे पास में हम लोग मंगवाते हैं और उसका स्क्रूटनी अपने लेवल पर करते हैं और उसके बाद में उनको कैंडिडेट्स को वापस करते हैं और उसके बाद में जमा होता है। तो काट छाट तो जाति देख करके बहुत सारी जगह, जैसे कांटी जगह है तो एक जाति बहुल्य का है तो वो पूरा का पूरा कोशिश किया है कि वहाँ पे से नहीं बने। वैसे ही बहुत सारे जगह है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का दिख रहा है, वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को दबाया गया है, नहीं वोटर बनने दिया गया, फिर भी 1,58,000 बना है। मेरे अनुसार से ये संख्या अगर ये काट छाट नहीं किया गया था तो डेफिनेटली आप समझिए कि 2 लाख से ऊपर ये जाना चाहिए था मिनिमम। आप समझिए कि पिछली बार तक लोग बोलते हैं कि मेरे बाबूजी के आने से पहले बहुत कम वोटर बनते थे। माननीय देवेंद्र ठाकुर जी बोलते हैं कि मैंने उनको बनाया। मैं बोलता हूं कि उन्होंने बनाया अपने लोगों को। आज के डेट में वो बोलते हैं कि मैंने मुसलमानों और यादवों का काम किया। आपने उनका काम नहीं किया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको मालूम था कि उस समय में मुजफ्फरपुर और वैशाली और शिवहर सब की जनता से आपको वोट लेना था या सीतामढ़ी की भी जनता से। आज की डेट में आप बीजेपी में है तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आरजेडी को यादव जो होते हैं, यादव कम्युनिटी आरजेडी को के माने जाते हैं तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है, कुशवाहा की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने तीन जात और धर्म को, अब 2 जात और एक धर्म को आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये तो राजनीतिक बयान है जो कि आप एक समझ रहे हैं कि उनका उम्र हो चुका है, 73 74 एज होगा उनका, 72 प्लस ही होगा। तो 5 साल का टर्म है तो बाय द टाइम ये टर्म खत्म होता है 77 के होंगे तो वो अनुभव कर रहे होंगे कि मैक्सिमम इलेक्शन एक इलेक्शन और लड़ेंगे। तो वो जेडीयू से लड़े हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे बयान दे करके वो आज के डेट में हिंदूवादी नेता बन जाए। तो 22 साल तक का आपने क्या ढोंग किया था? 22 साल तक आप जब वोट लेना था आपको, मुसलमान भाई लोग अगर नहीं उनको मदद किए होते तो आज के डेट में वो वहाँ पर नहीं पहुँचते। यादव कम्युनिटी अगर नहीं की होती, भूमिहार कम्युनिटी नहीं की होती, सारे समाज जितने भी हैं, सब कोई, सारा तबका, सब कोई ने आपको मदद किया था। बाबूजी इसलिए हारे थे कि बाबूजी हर जगह पे अपनी आवाज़ रखने में सक्षम नहीं थे। वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। बाबूजी ज़्यादातर जगह पर घूमते नहीं थे। बाबूजी थोड़ा सा बहुत सहृदय और ज़्यादा उछल कूद नहीं करने वाले हैं। बाबूजी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो सीधा सपाटा। बाबूजी के एमएलसी रहते मैं ये देखता था कि वो बाबूजी के साथ में जाता था तो बाबूजी यहाँ से घर से हम लोग नाश्ता ले जाते थे और गांधी सेतु पुल के पहले हम लोग अपना गाड़ी में ही खा लेते थे, फिर विधान परिषद में जाते थे। बाबूजी कभी 5 स्टार और 3 स्टार होटल में जाकर के अपना नहीं करते थे। माननीय देवेंद्र ठाकुर जी तो मुजफ्फरपुर में जब आए थे बाबूजी के खिलाफ 2002 में इलेक्शन लड़ने, तो ये प्रोजेक्ट हुआ था कि बहुत बड़े उद्योगपति है। मुझे तो कोई उद्योग नहीं दिख रहा है उनका, तो छला गया है, बिहार छला गया है। कौन सा उद्योग उन्होंने लगा दिया? मेरे परिवार ने तो बहुत सारे, बाबूजी ने वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज जो है वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उन्हीं के कहने पर नाना जी के ट्रस्ट के अंदर में वो सारा चीज़ बना। नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, उन्होंने SKMCH, उसके बाद में लॉ कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, लॉ कॉलेज तो मेरे मामा अमर पांडे जी ने किया, बनाया। तो सारे नाना जी हो, मामू हो, बाबूजी हो,
सब कोई ने एक शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उमा कॉलेज है, विद्या विहार है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तक खोलने की कोशिश किया। अभी मेरे मामा अमरनाथ पांडे जी गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। तो हमारा परिवार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इतना मेहनत किया, इतना कुछ दिया, योगदान दिया। माननीय देवेश्वर ठाकुर जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने खरीका भी बराबर एक स्कूल भी खोल दिए होते, गरीब बच्चों के लिए खोल देते। मैं तो 2 लाख वो अपना माफ़ करते हैं, बोलते हैं कि 2 लाख नहीं लेता, तो 2 लाख मैं भी सैलरी नहीं लूँगा। मैं तो उनसे बढ़ के ऊपर चढ़ के बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ जो सालाना मिलेगा वो भी मैं शिक्षण संस्थान में जस का तस दे दूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर बीच में नहीं रहेगा, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, ताकि बीच में ये नहीं हो कि 20% जो है वो मारने के लिए किया गया। तो मैं उनसे बढ़ के बोल रहा हूँ कि 2 लाख सैलरी के अलावा ये भी मैं करता हूँ। और भी कोशिश करूँगा कि जो भी आज के डेट में इलेक्टेड होते हैं MLC या MP और एक होते हैं नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड के पास में ये एक फंड जो होता है वो अपने स्तर पर मैं ये कोशिश करूँगा कि वो भी फंड ला करके और इस क्षेत्र में दूँ। कौन सा फंड लाया गया है, कौन सा मेहनत किया गया है, जहाँ पर उनको अपना वोटर्स ज़्यादा दिखा वहाँ पर ज़्यादा उन्होंने दिया। मुजफ्फरपुर में आज तक के डेट में मुझे कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा है, वैशाली में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। यहाँ तक कि अगर एक कैंडिडेट ही लाना था, मान लीजिए कि ये अब सीट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, सीटें ऐसी हो रही है कि जात के आधार पर सीटें जो है जात की रिजर्व की जा रही है। ये टैलेंट के आधार पर ये होना चाहिए। मान लीजिए मुझसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा शिक्षित आए तो उनको मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये जात के आधार पर ये सीट रिजर्व होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, बाहर से एक बोरोड प्लेयर आयातित करके एक कैंडिडेट को जदयू से टिकट दिलवा दिया। अब एक चीज़ बताइए कि वो आदमी आज के डेट में लड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ की कोई किसी भी आदमी का जानकारी, किसी भी आदमी की कोई जानकारी नहीं है। तो वो अगर मान लीजिए वैसे इंसान अगर बनते हैं तो इस क्षेत्र में किनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिन्हें यहाँ के लोगों की कोई जानकारी नहीं है। तो वो तो फिर होगा कि वो जो उनके साथ में चल रहे हैं वो अपना अपना काम करवाएंगे और उसमें दलाली जो है वो दलाली का धंधा होगा। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं पे पैदा लिए हैं, नाना जी के यहाँ पर हम यहीं मोतीझील में पैदा लिए, यहीं पे हम पले और पोसे गए, यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं पे हम 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा तो घर भी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये देखा जाए कि आपको अगर चुनना है तो ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो आपके बीच में हमेशा सुख दुख में रह सके। मैं पिछले 20 साल से अपना गौतम डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर चलाता हूँ। बाबूजी 2020 में इलेक्शन मदर लड़ रही थी, तबीयत खराब हुआ, नहीं लड़ी। मैंने मना कर दिया कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे घर में से, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ना और सीट के प्रति इतनी हम लोगों की लालच नहीं है कि सीट हम लोग को लेके ही रखना है। हमने महादेव से भी मैंने मांगा था कि मोदी जी जीते लेकिन देवेश्वर ठाकुर जी जो है वो हार जाए। तो इसके लिए 1 लाख महादेव को मैंने संकल्प लिया था कि महादेव 1 लाख मैं दूंगा, आप इनको हरा दीजिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो महादेव की इच्छा है कि मैं लड़ूं, तो लड़ रहा हूं और जोर शोर से लड़ूंगा, जो पूरे जोर शोर से लड़ूंगा। जो कहा जाता है कि बाबूजी के बारे में कहा जाता है कि आज के डेट में लड़ाई जो होती है उसमें बाबूजी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते थे। डेफिनेटली उसमें हम लोग का भी हाथ है, क्योंकि मैं अपने डॉक्टरी में पूरा बिजी था। मेरे भाई भगवान पूजा और सहयोग नहीं कर पाया। नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर आंजनेय गौतम, उनसे मतलब उन बाबूजी का अगर प्रतिरूप देखा जाए तो वही है। लेकिन आज के डेट में समाज में सरल प्रवृत्ति के इंसानों का, या फिर जो कम अपनी आवाज़ जल्दी नहीं उठाते हैं, बाबूजी बहुत कम बोलते हैं। आज बोले हैं लेकिन नॉर्मली वो बहुत कम बोलते हैं, ये उनका नेचर है। हम लोग बाबूजी के साथ में रहते हुए बहुत कम सुने हैं, गुस्साते भी नहीं है। हमको लगता है बच्चा में एक बार हम बदमाशी किए थे तो हम पर गुस्साए थे। बयानवीर नहीं बनते हैं, यही ना? बयानवीर आपके बाबूजी नहीं बनते? नहीं, बाबूजी बहुत अच्छे। बल्कि हम कहेंगे कि शुरू में मुझे गुस्सा भी आता था कि बाबूजी जो है वो बाकी MLCs जो बनते थे तो उन लोग जो है वो लोग सब कमाते उमाते थे। तो इसी रूम में, पीछे वाले रूम में मैं खड़ा था। अभी बचपन की याद है मुझे, मैं उस समय में बच्चा ही था, 11वां-12वां में पढ़ता था। तो मैंने बाबूजी से बोला कि बाबूजी आप क्यों नहीं कमाते हैं, क्योंकि वो पहले FCI का बिजनेस करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे और नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर थे बिहार के। तो 1 लाख रुपया उस समय में 88 में इनकम थी बाबूजी की। MLC में आने के बाद में हमने परिवार को व्यवसाय, जो हमारा व्यवसाय ख़त्म ही होता गया, तो मैं इस MLC को एक, और उसके बाद में भी जनता ने, बाबूजी ने जितने लोगों को मदद किया वो सहयोग नहीं मिल पाया। जाति हो या फिर प्रलोभन हो, उसके नाम पर बहुत जगह मैं सीतामढ़ी घूमा था 2002 में। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें इतना पैसा मिल गया, तो पैसा दिखा करके और लालच दिखा करके कि हम बॉम्बे में नौकरी दिला देंगे, यहाँ करवा देंगे, कुछ नहीं हुआ। युवा ठगा गया है।
उस समय के जो युवा है वो, मैं भी उस समय युवा था, तो आज के डेट में हम लोग सब कोई एजेड हो चुके हैं, तो एजेड हो चुके हैं और हम सब 22 साल से ये चीज़ अब समझ चुके हैं कि वो हम लोग को ठगा गया। अब आज के डेट में जदयू पार्टी के नाम पर वो एक ला रहे हैं। डेफिनेटली अच्छी पार्टी है। पहले 10 साल जो है लालू यादव जी के जाने के बाद में, मतलब कि लालू यादव जी के बाद में 2005 से लगातार 15 तक उन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन आज के डेट में वहाँ भी हमें वो नहीं दिख रहा है काम जो होना चाहिए। हमने इसीलिए एक अच्छी पार्टी चुनी है जो जन स्वराज, चूँकि जन स्वराज हमारे मन में, हम सभी प्रबुद्ध जो भी शिक्षित लोग हैं उन लोगों के मन में ये हमेशा, आज के डेट में जो जन स्वराज का रील्स देख रहे हैं हम लोग, तो वो रील्स बहुत अच्छे विचार के हैं। एटलीस्ट बिहार के विकास के बारे में अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है, थे वो 2015 तक डेफिनेटली वो विकास पुरुष थे, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर में मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा, एक कहावत मेरी नानी बहुत कहावत मेरे घर में बोलती थी। नानी यानी कि स्वर्गीय उमा पांडे जी, तो मेरी नानी उस समय में भी शिक्षिका थी, तो हमारा परिवार हमेशा शिक्षा के प्रति अगर एग्रेसिव है तो इसका कॉज है मेरी नानी, क्योंकि नानी ने जब शादी भी किए थे, सातों बेटी की शादी की थी, तो उन्होंने सबसे पहला रूल रखा था, जहाँ भी शादी की तो वहाँ पर सबसे पहले कहा कि जब तक मेरी बेटियाँ ग्रेजुएशन नहीं करेंगी तब तक उनको मैं विदा नहीं करूँगी। तो इसीलिए सारे दामाद, सारी बेटियाँ जो हैं वो अपने ग्रेजुएशन तक वहीं नाना जी के घर पे सब रहे। तो हम लोग को शिक्षा के प्रति बहुत लगाव इसलिए है क्योंकि शिक्षा हम लोग के खून में इसलिए डाला गया है क्योंकि नानी का सबसे बड़ा चीज़ है। सब कोई नाना जी का नाम लेते हैं। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी नाना जी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नाना जी जो है बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छा चीज़ किए। लेकिन मुझे लगता है कि नानी का रोल, वो लोग महिला शक्ति जो हमारे घर में दिखी है, मेरी मदर डॉक्टर सुनीति पांडे, उन दोनों का नाना जी नानी का मिक्सचर है। वो भी एक बहुत बड़ी गुड एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। कोशिश करूंगा कि नाना जी, नानी, बाबूजी, मदर, इन सब का मिश्रण बन के दिखाऊं। कोई गलत कदम नहीं उठाऊं, अपने परिवार के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करूं कि मैं अपने परिवार का भला करूं। समाज में जहां तक हो सकेगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, बढ़ चढ़ के मैं उसका जो भी समस्या आएंगी उसका निष्पादित करूंगा। यही संकल्प लेता हूं और ये संकल्प लेने के साथ मैं ये आपको वादा करता हूं कि इनमें से कोई भी संकल्प अगर नहीं आपको लगा कि मैं जाति या धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहा हूं, तो आप ये वादा कर रहा हूं कि मैं अपने प्रोफेशन में, जिसमें कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं मेडिकल प्रोफेशन में अच्छा कर रहा हूं, वहाँ पे नाम कमा रहा हूं, तो मैं उसमें वापस चला जाऊंगा। मैं यहाँ गंदगी फैलाने के लिए या फिर ये पोस्ट होल्ड करने के लिए मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद।